हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 12 जो है उसको पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर आज जो अपना टॉपिक है वो है एसिड रेन से रिलेटेड। एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन जो है ये कैसे होती है। कुछ गैसेस होती हैं वो अपना जो एटमोसफेयर है उस एटमोसफेयर में अपने चली जाती हैं। ये वेरियस टाइप की जो गैसेज हैं ये एटमॉस्फेयर में रहती हैं, और जब अपने ये वेरियस टाइप की गैसेज जो हैं जब अपनी रेन होती है तो रेन होते हुए रेन के साथ में मिलकर वापस ये अर्थ के ऊपर आती हैं। तो इन गैसों के अपने मिलने के कारण जो रेन होती है उस रेन को अपने एसिड रेन कहा जाता है। मीन्स ये है भी अपने देखिए जो एसिड रेन है इसके लिए जो अपने माना जाता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस जो है ये गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी ये गैसेस क्या करते हैं, इमिटिंग फ्रॉम द वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उनसे ये आ रही है, एंड कम टुगेदर इन द एसिडिक स्टेट्स एंड दे कंबाइन विद वाटर वेपर एंड रेन वाटर। तो ये कंबाइन हो जाती है वाटर वेपर से और रेन वाटर से। द रेन इन विच दीज गैसेज आर फाउंड इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी इन गैसेज के साथ, ये गैसेज जो हैं इन गैसेज के साथ में मिलकर जो रेन होगी उस रेन को अपने एसिड रेन कहा जाता है। जनरली एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो 60 to 90% जो है एसिड जो है वो पाया जाता है। यानी 60 से लेके 90% जो है 60 to 90% जो है एसिड पाया जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4, ठीक है, और पाया जाता है 60 से 90% फाउंड होता है H2SO4, एंड 30 to 40% जो है HNO3 होता है। 30 to 40% HNO3 या नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 जो है ये अपने को प्राप्त होता है। तो ये अपने जब प्राप्त होता है तो इससे जब अपने रेन होती है तो वो रेन एसिड रेन आती है। एसिडिक रेन से जो रिलेटेड अपने वाटर जो है उस वाटर की पीएच वैल्यू जो है वो पीएच वैल्यू बात करें इसकी एसिड वाटर से रिलेटेड, पीएच वैल्यू जो है वो 5 to 2.5 तक होती है। 5 से लेके 2.5 तक जो है पीएच वैल्यू पाई जाएगी एसिडिक रेन की। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ वाटर इज 7। स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वाटर के पीएच की, वाटर पीएच स्टैंडर्ड वैल्यू 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। लेस देन दिस वॉल्यूम इंडिकेट दैट वाटर इज एसिडिक। तो एसिडिक इन नेचर, इससे लेस देन जब होती है तो अपना वाटर जो है वो क्या करता है, एसिडिक इन नेचर में आता है। एंड मोर देन जो होती है 7 से अगर मोर हो जाएगी वैल्यू तो शो वाटर इज एल्कालाइन, वाटर जो है वो एल्कालाइन इन नेचर का आता है। इन एसिड रेन हाइड्रोजन आयंस लेवल गेट्स हाई। जो एसिड रेन होती है उसमें जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका जो लेवल है वो हाई रहता है, तो ये एसिड रेन में होता है। अब रीजंस फॉर एसिड रेन आते हैं। एसिड रेन जो है इसके रीजंस क्या है, इसके पीछे होने के रीजंस फॉर एसिड रेन। रीजंस क्या है एसिड रेन होने के? देखिए मेन रीजंस जो हैं इसका, या मेन रीजन जो एसिड रेन का माना जाता है वो माना जाता है गैसेस जैसे अपने नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा जो गैसें हैं वो माना जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेक्स H2SO4 बाय केमिकल रिएक्शन,
तो H2SO4 जो है वो बना देती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो। द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने मेन सोर्सेज में आती है। अब इसके रीजन जो होंगे वो क्या होंगे? इन फॉर्म्स इन एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ इन फॉर्म्स ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में आती है। कहां से आती है, किसके कारण आती है? ऑटोमोबाइल्स जो इमिशंस होता है, ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं निकलता है उससे, एंड बिकॉज ऑफ कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स जो हैं उनसे ये आती है। सेकंड आता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल ब्रंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल ब्रंट, यानी कोयले को जलाने के कारण कोयला जो है वो ब्रंट किया जाता है। जो थर्मल प्लांट्स है उनमें वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये होता है। एंड मिनरल ऑयल रिफाइनरीज, थर्ड इसमें आता है मिनरल ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, रिफाइनरीज, मिनरल ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं इसमें। इन ऑयल रिफाइनरीज के कारण भी आता है, ठीक। फिर थर्ड हो गया। फोर्थ इसमें आता है जो ऑटोमेटेड या मोटराइज्ड जो व्हीकल होते हैं, ऑटोमेटेड या मोटराइज्ड जो व्हीकल होते हैं, उन मोटराइज्ड व्हीकल के कारण भी आती है। फिफ्थ आता है बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स जो है उनके बर्निंग करने के कारण भी ये एसिड रेन होती है। रीजंस होते हैं ये। अब इसके आते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ये तो रीजंस हो गए। अब आएंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो है इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो है इसके इफेक्ट जो है वो क्या पड़ते हैं? तो देखिए जो लैंड फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू मोर एसिड रेन। द मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन सोइल आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। The effect acid rain are not limited to one place and neither it is limited to industries which emit sulfur dioxide and nitrous oxide. It affects a wide spread area far away from industries because the gas is causing acidic rain and below with the wind and moved thousands of kilometer or थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ये जो है वो चली जाती है। इफेक्ट सेकंड इसका अगर इफेक्ट की बात करें तो जो ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो आर कॉन्टामिनेटेड, एसिडिटी एंड respiratory infections occur in humans and the problems of irrigation of eyes के अंदर इरिएशन की जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज हो जाती है। एसिड रेन का एडवर्स जो इफेक्ट पड़ता है वो फॉरेस्ट पे भी पड़ता है। एंड द लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द लीव्स बिकम लाइक ए वैक्स की तरह हो जाती है। स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इज क्लोजिज हो जाती हैं। तो इससे जो अपने रिजल्ट होता है, जो बायोलॉजिकल अपने जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसके अंदर भी अपनी इफेक्ट पड़ता है। उसकी जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, एटसेट्रा जो है वो सारे स्लो डाउन हो जाते हैं। फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके एसिडिक रेन के कारण। एंड द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड आर बैडली इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिक रेन। जो एसिडिक रेन होती है उसके कारण ह्यूमंस हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे बैडली इफेक्ट होते हैं। एसिडिटिक जो सोइल होती है वो सोइल के अंदर एसिडिटी जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे अपने इफेक्ट पड़ता है सोइल के ऊपर एसिड रेन का। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके एसिडिक रेन जो है, एसिड रेन जो है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इस पॉसिबल सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं? पॉसिबल सॉल्यूशन इसके क्या है भी? एसिड रेन जो है इसके, तो एसिड रेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट अमॉन्ग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स।
तो आज टुडे अगर देखा जाए या प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा जाए तो एसिड रेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी प्रॉब्लम बन चुकी है। ये स्प्रेड होती है फ्रॉम हाई प्लॉटेड एरियाज जो हैं वहां से लेके अपने दूसरे जो एरिया है वहां तक स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि जो गैस होती है वो अपने एटमॉस्फेयर में जाती है और एयर के साथ में कई किलोमीटर तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जा सकती हैं एयर के साथ मिलकर गैसेज जो है। तो ह्यूमन जो प्रोडक्शन है मेनली उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर जो एसिड रेन है उसके लिए। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई है या ह्यूमन प्रोडक्शन जो करने लगा है उस ह्यूमन प्रोडक्शन के कारण ये उत्तरदायी माना जाता है। अब यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है तो देखिए अपने इसमें क्या होगा सॉल्यूशन के लिए। पहला तो सॉल्यूशन ये होगा कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड when produce acid rain from different sources should be prevalent from mixing in the environment जो है उसको। सेकंड, यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी शुड बी इंक्रीज्ड, उनको बढ़ावा दिया जाए। थर्ड, यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल्स शुड बी लिमिटेड, उनको लिमिटेड कर दिया जाए। एंड व्हीकल शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हीकल जो है उनको चेक किया जाए टाइम टू टाइम, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। अगला सोल्यूशन जो आता है जो वाटर सोर्सेज है वेयर द एसिडिटी ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड, लाइम शुड बी मिक्सड इन वाटर, जो लाइम है वहां पर उसको मिक्स कर दिया जाए। सिमिलरली लाइम शुड आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सोयल, तो लाइम जो है वो एसिडिटी जो है उसको अपने सोयल की कम कर देता है। तो ये अपने इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है, इम्पॉसिबल सॉल्यूशन से अपने कर सकते हैं। तो एसिड रेन कंप्लीट होती है। एसिड रेन के बाद आगे अपना आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आता है इसके बाद देखिए अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस होती है वो सम जो गैसेज हैं उन सेम गैसेज के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने के कारण होती है। मीन्स अपने ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन नेचुरल प्रोसेस by which some of the gases present in the environment ये प्रेजेंट रहती हैं, तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहने के कारण ये होता है। environment of a plant and satellite help increase the temperature of the atmosphere, तो ये क्या कर देते हैं अपने एटमोस्फेयर को जो है बढ़ा देते हैं। these greenhouse gases include carbon dioxide, water vapor, nitrogen and methane etc. Generally carbon dioxide allows the sun rays to reach the earth, यानी यहाँ पे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है ये क्या करती है, जो सन रेज आ रही हैं इनको अलाउ तो करती हैं भाई ये क्या करें अर्थ पर पहुंच जाए। ये CO2 की लेयर है, थिक लेयर CO2 की, ठीक है। ये क्या करेगी, ये अलाउ तो करेगी भाई सन रेज जो है वो क्या करें अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाए, ठीक है। इट टू रेडिएट आउट फ्रॉम अर्थ इनटू स्पेस, बट व्हेन द गैस इज इन एक्सिस, अगर गैस जो है वो एक्सिस हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए, इट क्रिएट ए थिक कवर, तो वो क्या है एक थिक लेयर के रूप में बन जाती है, एक थिक कवर जो है वो बन जाता है। एंड स्टार्ट्स टू स्टॉप रेज फ्रॉम रेडिएटिंग आउट फ्रॉम अर्थ, तो यहां से जो रेडिएशन हो रही है यानी ये यहां पर पहुंच गई ऐसे, लेकिन ये वापस से रेडिएशन होके वापस जाती है ऊपर, तो ये क्या करेगी ये थिक लेयर जो है इनको वापस नहीं जाने देगी, यानी वापस इसको कम नहीं होने देगी, ऊपर वापस नहीं जाने देगी और इनको जो है एटमॉस्फेयर में ही रोक लेगी। तो अब इससे क्या होगा, इससे अपने जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस रीजन के अंदर अपने कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ का जो है इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसे अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता। तो
ये टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने की जो कंडीशन है इसे अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये अपने मेनली होता क्या है, इसमें जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। हीट जो है कमिंग फ्रॉम द सन इज रिसीव एंड जो वापस कन्वर्ट होकर हीट जो जाती है वो हीट जो है वहीं पर अर्थ पर ही रह जाती है, तो दोनों के कारण जो है टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के कारण ये इफेक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अपने जो रीजंस बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे जो रीजंस हैं वो क्या हैं? रीजंस बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे रीजन क्या है वो बात आती है। तो देखिए एक तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? भी एक रीजन क्या है इसके पीछे आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर देखिए इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं वहां पर यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज, तो वहां पर ये होती हैं, तो इनसे अपने जो गैसें निकलती हैं उन गैसेस के कारण भी अपने जो है इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, सेकेंड इसमें आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है इनकी कटाई। अब यहां देखिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो प्लांट्स होती हैं उन प्लांट्स के लिए। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की अपने जो है प्रोसेस करती हैं, पर लगातार कटिंग होने के कारण यानी फॉरेस्ट जो है या ट्रीज जो है उनके कटिंग होने के कारण तो ट्रीज जो है वो लेस ऑफ नंबर में रह चुके हैं अपने, तो अपनी जो लिविंग क्वांटिटी है CO2 की वो लिविंग क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, तो उसके कारण भी अपने जो है इफेक्ट पड़ रहा है जो अपने डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का हो रहा है इसके कारण। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल यूज, फॉसिल फ्यूल्स सच एज वुड एंड कोल ऑन बर्निंग एमिट, ठीक है, CO2। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जिनमें अपने वुड है कोल है इनके जलाने से अपने जो है CO2 निकलती है। अराउंड 80% ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के अंदर जो है प्रेजेंट पाई जाती है इज बिकम ऑफ दिस बर्निंग, इनके जलाने से। द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 टू 290 से लेके 330 ppm इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो है इनके कारण इसकी जो मात्रा है क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। आगे आ रहा है चौथा जो पॉइंट है इसका वो आता है यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स जो हैं इनका यूज जो हो रहा है इसी यूज के कारण अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो देखिए जब अपने मैन्युफैक्चर किया जाता है जो रेफ्रिजरेटर है या कंडीशनर्स का है तो इनके अंदर अपनी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो है वो इसका अंदर यूज की जाती है, और ये जो अपने ये जब यूज किए करते हैं इनको तो यूज करने से यहाँ पे जनरेट होती है CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के कारण तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके अंदर ये भी एक रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है। अब आगे इसके बाद
ये रीजन बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है। इसके बाद आगे जो आता है वो आता है बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बैड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है? बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बैड इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज के अर्थ के ऊपर अगर देखा जाए तो बैड इफेक्ट के अंदर देखिए द लेवल ऑफ मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड CO2 जो है लास्ट सम ईयर्स देखा जाए तो CO2 जो है इसका भी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। CO2 का जो कंसंट्रेशन माना जाता है वो लगभग 30% तक ये हो चुका है एंड मीथेन की जो अपने इंक्रीजिंग मानी जाती है वो 145% तक जो है ये मीथेन इंक्रीज हो चुकी है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये दो कारण हुए, दोनों वो कारण हुए थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण। और इससे अपने जो है लगातार अगर ये इसी प्रकार बढ़ती रही तो इससे अपने जो अर्थ है इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा और जो अर्थ है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है हीटिंग अर्थ की वो इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज जो है वो होती जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। इसके पीछे द मेन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें यानी बैड इफेक्ट में आता है द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे मेन जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर पहला इसमें आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जब अपने बढ़ जाएगी तो जो गैसों के बढ़ने के कारण इंक्रीजिंग हो जाएगी तो इंक्रीजिंग होने से अपने ये सारा जो इफेक्ट है वो पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस इफेक्ट के कारण इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो गैसेज हैं उन गैसेज के कारण अपने जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज होने की वजह से अपने क्या होगा भी जितना भी अपना जो यहाँ टेम्परेचर है गैसेज हैं वो गैसेज इसको चेंज करती जाएगी। इसके बाद आगे आता है इंक्रीज इन रेनफॉल। सेकंड इंक्रीज इन रेनफॉल। तो रेनफॉल जो है इस रेनफॉल के इंक्रीज होने का भी कारण बन जाएगा। रेनफॉल का जो साइकिल है वो साइकिल सारे का सारा चेंज हो जाएगा और रेनफॉल के साइकिल का चेंज होने के कारण कुछ सम कंट्रीज जो हैं वहां पर तो इसकी रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होगी तो रेन का जो साइकिल जो है वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा तो उसके कारण भी अपनी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड इसमें आता है ग्रोथ इन सी सरफेस, ग्रोथ इन सी सरफेस, सी सरफेस जो सी सरफेस की ग्रोथ है वो भी होने लग जाएगी। मीन्स फिर रेन ज्यादा होगी तो रेन ज्यादा होने से अपने एक तो पानी आएगा, दूसरा जो ग्लेशियर्स हैं पोलर्स जो एरिया है उन पोलर्स एरिया से जो ग्लेशियर है वो मेल्टेड हो जाएंगे। मेल्टेड होने की वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के कारण वो मेल्टेड होंगे और मेल्टेड होने से वहां पर जो सरफेस अपने सी लेवल का जो सरफेस है उसमें वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से अपने जो ग्रोथ हो जाएगी सी सरफेस के अंदर। ऐसे ही आगे आएगा चेंजिंग इन द फ्लोरा रीजन्स। फोर्थ आएगा चेंजिंग इन फ्लोरा रीजन्स। जो फ्लोरा रीजन्स पाए जाएंगे उन फ्लोरा रीजन्स के अंदर अपने चेंजिंग हो जाएगी क्योंकि ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, बाउंड्रीज वगैरह जो है अपने इनकी फेमिन वगैरह जो है इन सब की जो कंडीशंस हैं इंडिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस प्रकार से ये जो है चेंज आ जाएगा फ्लोरा रीजन्स के अंदर। ऐसे ही आगे आता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिजीजेज। जो इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ डिजीज है वो भी बढ़ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीजेज ऑफ लेवल ऑफ डिजीजेज, जो डिजीजेज हैं इनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के कारण कई टाइप की अपने देखिए टेम्परेचर बढ़ता है, वेजिटेशन से एरिया वगैरह जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो इनके खत्म होने के कारण अपने जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा डेंजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इसमें हो जाएगा, डेंजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर डेंजर जो है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से अपने जो है इसके जो बैड इफेक्ट्स जो हैं वो पड़ते हैं। इनमें जो मेन इफेक्ट्स जो होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के वो ये आते हैं। तो इन सब सभी इफेक्ट्स से अपने अगर बात करें तो जो अपना जो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इफेक्ट पड़ने के कारण जितना भी एटमॉस्फेयर है, सरफेस पे जो अपने कंडीशंस पाई जाती हैं, फ्लोरास पाए जाते हैं, फ्यूना पाई जाती है, उन सब के ऊपर इसकी जो कंडीशन है वो पड़ती है। इसका जो रोस्ट इफेक्ट अपने देखने को जो मिलता है ग्लोबल लेवल के ऊपर देखा जाए, ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर, तो हाई इंपैक्ट इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज बीन इन 6 कंट्रीज। जो 6 कंट्रीज हैं उनके अंदर काफी इसका इफेक्ट पड़ा है। 6 कंट्रीज के अंदर अपनी जो इंडिया है वो भी इंक्लूड है। इंडिया हो गई, नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। होज नियरली 2 बिलियन पीपल इन द ग्रिप ऑफ इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर एंड साइंटिस्ट हैव आल्सो आइडेंटिफाई 9 एरियाज। साइंटिस्ट जो है उन्होंने 9 एरियाज इस टाइप के अपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो साइकिल है सारे का सारा वो वहां पर चेंज हो चुका है, और फूड ग्रेन जो क्राइसिस वगैरह जो हैं वो भी वहां पर आई हैं, तो इन सब की वजह से वहां पे चेंजिंग हुई है। तो उसके बारे में भी कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में स्टडी की है। इसके बाद इसके कुछ आते हैं अपने मेजर्स ऑफ रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, या पॉसिबल सॉल्यूशन बोल देते हैं जिन्हें, पॉसिबल सॉल्यूशन। पॉसिबल सॉल्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के? तो देखिए, एक तो रिड्यूस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस किया जाए। जैविक ईंधन जो है, फॉसिल फ्यूल जो है, इस फॉसिल फ्यूल को कम किया जाए। इसकी जगह पर अपने सोलर जो एनर्जी है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, भी डायरेक्ट सोलर एनर्जी से अपने फूड वगैरह जो है वो बना सकते हैं। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, भी ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रीज लगाए जाने चाहिए जिससे अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एंड ट्रीज ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम कर देंगे, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ा देंगे। तीसरा, स्टॉपिंग ऑफ यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको कम किया जाए। एंड CFC इज डिस्ट्रॉयड बाय इट वंस एंटर्ड इन एटमॉस्फेयर, तो CFC जो है वो अपना एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर जो होती है उसको डिस्ट्रॉयड करती है, तो इसलिए इसकी जो CFC जो है इसकी जगह पर कोई अदर जो ऐसी गैस है जो अपने एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक ना हो उसका यूज किया जाए। तो ये इस प्रकार से इसके पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो आज अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। कल अपने न्यू टॉपिक करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।